नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। और अगर बात करें भारत की तो इसकी परिकल्पना भारत के विचार अर्थात आइडिया ऑफ भारत के बिना नहीं की जा सकती है। भारत का दर्शन, चिंतन, अवधारणा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं साहित्य, धर्म और विज्ञान तथा अन्य विषय जैसे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, भारतीय अंक पद्धति एवं गणित, सहिष्णुता, योग, ध्यान, लोकतंत्र आदि भारत का विचार दर्शाने के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इन सभी में इतना सब कुछ है कि हर एक के ऊपर कई सारे एपिसोड बना सकते हैं। आज आइडिया ऑफ भारत की बात करने की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अगर आप इसकी बात करते तो आपको आरएसएस का तमगा लगा दिया जाता है। और आपको बताता चलूँ कि हमारे समाज में ऐसी घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति को ही कमतर देखने लगते हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे समाज का पतन होता जा रहा है। अगर आप भारत की बात करते हैं तो आपको भक्त की उपाधि देकर भगवाकरण का अपराधी बना दिया जाता है। जो कार्य अंग्रेजों और मुगलों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी में नहीं हुआ, वह इन वामपंथियों ने अपनी सोच को हमारे डीएनए में डालने में काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? लोग अपने आप से ही घृणा करने लगे, अपनी सभ्यता संस्कृति को ही कमतर आंकने लगे, अपने आप को नीचा और छोटा समझने लगे, जिससे भारतीय समाज और परंपराओं का नाश होता ही चला गया। लेकिन अब यह धीरे धीरे बदल रहा है। लोग जागृत हो रहे हैं और भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान से जो ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो मेरे विचार से मैं इनको मानता हूँ कि भारत, भारतीयता और भारतीय समाज के दुश्मन हैं, ये लोग काफ़ी व्यथित चल रहे हैं। अब भारत का विचार के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है दर्शन अर्थात फिलॉसफी। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिससे कि तत्व अर्थात वास्तविकता का ज्ञान हो सके। और दर्शन का अर्थ तत्व का ज्ञान ही है। मानव को दुखों से निवृत्ति और तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ। दर्शन में कई ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। भारतीय ऋषियों ने कई प्रकार से और कई एंगल्स में दर्शन को समझाने की कोशिश करी है। अंग्रेजी भाषा के एक बहुत बड़े फिलासफर यानी कि दार्शनिक और पोएट टी.एस. इलियट रहे हैं। उनके अनुसार भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मताओं को देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चे जैसे लगते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है। भारतीय चिंतन के मूल में मानव ही है और यह मानव के चारों ओर ही घूमता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में 18वीं शताब्दी में ही मानव चिंतन के केंद्र बिंदु में आया, लेकिन यह भारत में प्रारंभ से ही है। भारत में चिंतन का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। यह वैदिक काल से शुरू होकर मुगल काल तक माना जाता है। हजारों वर्ष पूर्व जब दुनिया में चिंतन का विस्तार नहीं हो पाया था, उस समय ही भारत में राजनैतिक और सामाजिक चिंतन सर्वोच्च शिखर पर था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुलामी के समय यह बात फैलाई गई कि भारत का चिंतन अत्यंत साधारण स्तर का है, परंतु यह परंपरा वैदिक काल से अभी तक बनी हुई है। भारत की अवधारणा या कॉन्सेप्ट, वसुधैव कुटुंबकम, परोपकार और त्याग की भावना भारत की अवधारणा का सेंटर पॉइंट अर्थात केंद्र बिंदु है। नालंदा शब्दकोश के अनुसार भारतवर्ष संज्ञा है। ब्रह्म पुराण में इसे भरतद्वीप लिखा है और अंग, यव, मलय, शंख और 12 आदि द्वीपों को इसका उपद्वीप लिखा है। सहिष्णुता या टॉलरेंस, भारतीयों का कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। भारत एक ऐसा समाज है जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी स्वतंत्र रूप से रहते हुए अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और हिंदू धर्म इसके केंद्र बिंदु में है। भारत एक सहिष्णु देश है। सहिष्णुता इसकी विरासत है और असहिष्णुता हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। यह सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ देश के कुछ दुश्मनों द्वारा किया गया दुष्प्रचार ही है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो दुनिया के अलग अलग देशों में जब माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन हुआ तो जो लोग भारत चले आए, यहाँ पे शरण ली, वो अभी तक जिंदा है और फल फूल रहे हैं। जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो पारसी और यहूदियों का है। दुनिया के अलग अलग देशों में वो कहीं पे भी बचे नहीं रह पाए। भारत की ज्ञान परंपरा, भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही रहा है। वैदिक काल से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कि तक्षशिला और शिक्षा व्यवस्था जैसे कि गुरुकुल और विद्यालय इसी को परिलक्षित करते हैं। लेकिन लास्ट 200-300 ईयर्स में हम वेस्टर्नाइजेशन और एडवांस होने के चक्कर में
इसका काफ़ी हद तक नाश कर चुके हैं। अगर उदाहरण के लिए देखें तो पहले जो गुरुकुलों में और विद्यालयों में पढ़ाया जाता था उसका उद्देश्य ज्ञान ही था। विषय भले ही कुछ भी पढ़ाया जाए, लेकिन जब उसका फाइनल एग्ज़ाम होता था तो वो बुद्धि परीक्षण करते थे। आज की डेट में लोग रट्टू तोता हो गए कि चीज़ों को समझने की बजाय उसे रट कर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की होड़ में लगते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय अंक पद्धति और गणित, वैसे तो मैं इस पर एक पूरा एपिसोड विस्तार से बनाऊंगा, लेकिन अगर उदाहरण के लिए देखें तो जो प्लैनेट्स अर्थात कि ग्रहों की जो गणना है वो अंग्रेज़ों ने, अमेरिकन्स ने नासा के माध्यम से अरबों डॉलर खर्च करके किया, लेकिन वो हर चीज़ उनसे बेहतर हमें ठाकुर प्रसाद की 10 रुपये की कैलेंडर में ही मिल जाता है। हमारा गणित इतना एडवांस था, एंशिएंट टाइम से ही इतना एडवांस था। और उससे भी एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, जो नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य की दूरी, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी को जो इतने करोड़ों अरबों खर्च करके किया था, हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने युग सहस्त्र योजन पर भानु कितने 100 वर्ष पहले ही बता दिया था कि कितनी दूरी है और एग्जैक्ट बताया। इसमें कुछ अंतर है जो नासा ने निकाला है और जो हनुमान चालीसा में है उसमें अंतर है, लेकिन मैं ये पूरे स्पष्टता से कह सकता हूँ, पूरे अपने ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। योग और ध्यान, यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता के शुरुआत से ही मौजूद है। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। आज के समय योग पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और ध्यान से मन शांत। यह शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वांगीण एकीकरण पर केंद्रित है। डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र, भारत में लोकतंत्र का एक लंबा इतिहास है। यह इनहेरेंट है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। 2000 वर्ष पूर्व से ही इसका इतिहास भारत में हमें प्राप्त है। भारतीय महाकाव्यों और ग्रंथों आदि में जन, प्रजा, गण, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, परिषद, संघ, निकाय जैसे अनेक शब्दों के उल्लेख मिलते हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि उस समय भी भारत में लोकतंत्र पूरी तरीके से अस्तित्व में था। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय जो राजा का निर्वाचन होता था वो लोगों के द्वारा ही होता था, और आज के दिन भी लोकतंत्र भारत की आत्मा में है। धर्म ग्रंथ, हमारे सारे धर्म ग्रंथ और उपनिषद प्रेरणा के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो रामायण में हमें बताया गया है कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, और महाभारत से हमें ये सीख मिलती है कि एक मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे कि आपको बोलेंगे कि आपकी धर्म में इतनी सारी किताबें हैं, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो ऐसे लोगों को आप ये बता सकते हैं कि आपके धर्म में एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना, कुछ रोचक जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि क्या होगा, आपको मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री है और इससे हमारी शक्ति बढ़ती है और हमारा जो सामाजिक परिवार है वो बड़ा होता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।